इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज बात करने जा रहे हैं बीजेपी के नए बॉस की। बीजेपी को नया बॉस मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई है। नितिन नवीन सिर्फ एक युवा अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि वो पहले अध्यक्ष हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, जिनका जन्म भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद हुआ है। पीएम ने उन्हें अपना बॉस बताया और साथ ही उन्हें अपना मिलेनियन भी बताया कि वो मिलेनियन अध्यक्ष हैं। पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीएम मोदी के द्वारा रखे गए बीजेपी के भविष्य की पॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने की है। पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी को मजबूत कर मोदी ने जो सियासी आधारशिला रखा है, उसे सिर्फ बचाए रखने की ही नहीं, बल्कि नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स में तब्दील करने का जिम्मा नितिन नवीन के कंधे पर है। नितिन नवीन जैसे युवा नेता को संगठन की कमान सौंपना यह बताता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से नेक्स्ट जेन लीडरशिप पर अपना फोकस कर रही है। 2029 और उसके बाद के भारत की तस्वीर भी भारतीय जनता पार्टी देख रही है। 2026 और 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी इस पूरे प्रकरण को देख रही है, यानी कि युवा अध्यक्ष और उसका असर वो देख रही है। आरएसएस भी ये कहता रहा है कि बीजेपी को भविष्य की लीडरशिप पर अपना फोकस करना चाहिए। बीजेपी ने नितिन नवीन के रूप में 45 साल के युवा चेहरे को पार्टी की बागडोर सौंपकर साफ कर दिया है कि पार्टी के नजर नए नेताओं को आगे लाने पर है। नितिन नवीन ने पार्टी संगठन की बागडोर संभालते ही युवाओं को राजनीति में आने का खुला ऑफर दिया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया है कि सियासत शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है, बल्कि लंबी रेस है। उन्होंने कहा कि राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जहां पर स्पीड का नहीं बल्कि स्टेमिना का टेस्ट होगा, और इसीलिए जरूरी है कि राजनीति की पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत करके बैटिंग करें। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी का देश भर के सियासी विस्तार भारतीय जनता पार्टी का जो हुआ है, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, गठबंधन के साथ सत्ता में है, अपने बल पर सत्ता में है। लगातार तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार है, और देश में 20 राज्यों में उसकी खुद की सरकार है या फिर उसके समर्थन से सरकार चल रही है। बीजेपी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भी मजबूत हुई है, और हाल में मुंबई और महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, उनमें 29 में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी की और उसके सहयोगी दलों की जीत हुई है। और इसके साथ ही मुंबई में यानी कि बीएमसी में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर कर सामने आई है। तो पार्टी को आगे बढ़ाने का जिम्मा नितिन नवीन के कंधों पर है, और ऐसे में नितिन नवीन के सामने बीजेपी के सियासी विस्तार करने की चुनौती है, और खासकर दक्षिण भारत में, जहां अभी भी उसकी राह काफी मुश्किल भरी है। और इसके साथ ही नितिन नवीन की ताजपोशी भी ऐसे समय में हुई जब देश के 5 राज्यों में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और इनमें से सिर्फ असम में ही भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार चला रही है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में तो अभी तक बीजेपी सत्ता में भी नहीं आ सकी है, और इस तरह से नितिन नवीन के अध्यक्ष पद संभालते ही 5 राज्यों के चुनावी टारगेट भी सेट कर दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था कि जब वो ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की पार्टी यानी कि सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की इस छवि को बदला गया है, पार्टी बदली है, उसकी छवि बदली है। दलित और ओबीसी के बीच बीजेपी मजबूत हुई है। बीजेपी ने नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हिंदू मतदाताओं को हिंदुत्व की छतरी के नीचे पीएम मोदी ने एकजुट किया है, जिसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल रहा है। पीएम मोदी के इस फॉर्मूले को सिर्फ बचाए रखने के साथ साथ उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी नितिन नवीन के सामने होगी। उधर अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति और अपना मंथन करना शुरू कर दिया है। रणनीति पर मंथन भी किया। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद और पार्टी के पदाधिकारी जुटे और बीजेपी के इस युवा
मिलेनियल अध्यक्ष से मोर्चा लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है अखिलेश यादव ने की, क्योंकि अगर उम्र के लिहाज से देखें तो 45-46 साल के नितिन नवीन हैं और 52 साल के अखिलेश यादव हैं। बाकी जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सब लोग 60 से ऊपर के हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है और सबकी नजर उस पर है और एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने भी है और चुनौती समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने भी अपनी पार्टी को वापस सत्ता में लाने की है। तो अब तैयारी उधर शुरू हो गई है। कांग्रेस सबसे बड़े विपक्ष का जो दल है, राष्ट्रीय दल है, उसके सामने भी एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, जिनकी उम्र 83 साल है। तो अपने 83 साल के अध्यक्ष के साथ कांग्रेस कितनी तैयार है, कितना सक्षम है विपक्ष आज बीजेपी से लोहा लेने के लिए। आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताजपोशी के दौरान क्या कहा और नितिन नवीन जो नए अध्यक्ष बने हैं उन्होंने क्या कहा है। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। कभी भाजपा ने पार्टी विद अ डिफरेंस के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी। आज बीजेपी पार्टी ऑफ गवर्नेंस भी है। देश के आजादी के बाद शासन के अलग अलग मॉडल देखे हैं। कांग्रेस के परिवारवाद का मॉडल, लेफ्ट का मॉडल, क्षेत्रीय दलों का मॉडल, अस्थिर सरकारों का दौर, ये सब मॉडल देख चुका है। लेकिन आज देश स्थिरता, सुशासन और संवेदनशीलता वाला भाजपा का विकास मॉडल देख रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को भी संभालना इतना नहीं है, एनडीए के सब साथियों के बीच भी उन्होंने तालमेल का बहुत बड़ा दायित्व भी देखना होता है। और 15 अगस्त 2024 को जब लाल किले की प्राचीर से
माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं युवा साथियों से कहूँगा, मेरे भाइयों, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है, जहां स्पीड का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो आइए राजनीति के इस पिच पर हम अपनी जड़ों को मजबूत कर कर काम करें। और भारतीय जनता पार्टी का वॉच टावर तो बहुत स्ट्रांग होता है मित्रों, इसलिए आप अपने बूथ में निरंतर रूप से काम करते रहिए, अपने मंडल में काम करते रहिए। भाजपा का वॉच टावर, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इतना मजबूती तरीके से हर पारी से नजर रखता है, कहीं ना कहीं आपको भी उस मुकाम तक पहुंचाएगा। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। और हम हमेशा विश्वास करते हैं कि हमें अपनी आस्थाओं के केंद्र के लिए और सनातन परंपराओं को केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है, तो इन 5 राज्यों में हमें। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीजेपी के नए बॉस की। बीजेपी को नया बॉस मिला है नितिन नवीन के रूप में, और नितिन नवीन कितना चैलेंज दे सकते हैं विपक्ष को, और विपक्ष उनकी चुनौती को इतना स्वीकार कर पाने में सक्षम है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नितिन नवीन के जरिए अब राजनीति युवाओं की तरफ बढ़ने की कोशिश है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की ये कोशिश आने वाले दिनों में, और क्या इसी पर अब अगले जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भी उस तरफ जाएंगे? हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए एक बेहतरीन पैनल है। अमित तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। दिलीप मिश्रा जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है दिलीप जी। और हमारे साथ अनिल पुसदकर जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट हेड छत्तीसगढ़ इंडिया वॉइस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। अमित जी, आज आप लोगों के लिए अच्छा दिन, खास दिन, और प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं कार्य करता हूं। नितिन नवीन बॉस हैं, हम सबके बॉस हैं, जिम्मेदारी है उनके पास। आपको लगता है कि इस इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है, उसको लीड करने के लिए वो सक्षम होंगे? आनंद जी, बिल्कुल आपके माध्यम से आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जो आपके चैनल को देख रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से नवीन जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, और जो रूपरेखा तय की गई है, आपने जो अभी अपने शुरुआती रिपोर्ट में दिखाया कि स्थिरता, सुशासन, विकास और विरासत, ये जो एक आधारशिला रख दी गई है देश के भविष्य को 2047 तक किस दिशा में जाना है, जब इस रोड मैप जब क्लैरिटी से आपके सामने हो, जो विजन आपके सामने हो, तो निश्चित तौर पे नेतृत्व और सशक्त रूप में उभरते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए राहुल गांधी से हमारे अध्यक्ष जो हैं वो 10 साल छोटे हैं, खड़गे जी से लगभग 38-39 साल छोटे हैं। तो जो युवाओं का जो कहा जाता है कि एक जेनजी को नेतृत्व देने की अगर हम बात करते हैं, जो जेनजी की आवाज की बात करते हैं, तो वो किस तरीके से उसके बहुत ही, आप हमारे पास देखिए सबसे युवा एमएलए हैं जो बिहार से अभी मैथिली ठाकुर जी चुनकर आई है। ठीक है। जेनजी उनके तरफ देखता है, जेनजी आज शुभांशु शुक्ला की ओर देखता है, जेनजी आज गुकेश की तरफ देखता है जो चेस चैंपियन है। तो जेनजी की जो आकांक्षाएं हैं, जेनजी की जो दिशा है, उसको किस तरीके से नितिन जी आगे लेकर जाएंगे, उन्होंने आज बिल्कुल स्पष्टता तौर पर कह दिया कि राजनीति से वो युवा दूरी न बनाए, राजनीति में भागीदारी दें अपनी, और एक तरीके से राजनीति को शॉर्टकट ना लेते हुए एक मैराथन से जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, और जो चुनौती के तौर पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। इस पर हम और विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे इस दौर में। दिलीप जी के पास चलते हैं। दिलीप जी, कांग्रेस
एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए अगर बड़े बैनर की बात हम करें तो कांग्रेस है। कांग्रेस के 83 साल के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी ने अब 45-46 साल के नितिन नवीन को अपनी पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया है। तो यानी कि साफ कर दिया है कि अब हमारी लड़ाई है, और जो लड़ाई है और जो रास्ता हम लेकर चल रहे हैं वो युवाओं के लिए है। भारत में युवाओं को अपने साथ रखना है और इसके लिए नितिन नवीन को आगे लेकर चल रहे हैं। आपको चुनौती है? अनिल जी नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को। और मैं अनिल जी अभी अमित भाई को सुन रहा था मैं। देखिए ये बीजेपी, पहले तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपको नया अध्यक्ष मिला। लेकिन ये बीजेपी का देखिए क्या होता है कि इससे कांग्रेस का या विपक्ष का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनको, क्योंकि उनको विद इन पार्टी ही जो नए अध्यक्ष मिले उनको विद इन पार्टी बहुत कुछ झेलना बाकी है अभी। और जो इस वक्त देश का माहौल है, ऐसे वक्त में अध्यक्ष ठीक है, मोदी जी तो 65 साल और 66 साल में अगर वो युवा हुए थे, क्योंकि जब वो 2014 में आए थे तो अपने आप को युवा बताया था उन्होंने। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नितिन नवीन जी को तो युवा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला भाई मोदी जी भूल जाते हैं, साल 2 साल 5 साल पहले जो बात बोलते हैं उसके अगले इलेक्शन में वो भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने अध्यक्ष पद की गरिमा रखी और वो बोल रहे हैं कि हम हमारे मुखिया हैं, हम नेतृत्व स्वीकार करते हैं। ये उनका पार्टी का इंटरनल है। जब उन्होंने नेतृत्व, देश का जो पहला जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है, जब उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, जगदीश धनखड़ को हमने देखा, तो हम अध्यक्ष की क्या बात करें। तो वो लेकिन ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं तो फिर अब आप ये जब ये बात कर रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे की उस बात को भी यहाँ पर लाना पड़ रहा है। जब कर्नाटक में मुख्यमंत्री के को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी तो उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ, 30 जून 2025 को उन्होंने कहा कि कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान के मन में क्या चल रहा है, आगे की कार्रवाई हाईकमान पर छोड़ दी गई है, लेकिन बिना वजह किसी को समस्या खड़ी नहीं करनी चाहिए। माने हाईकमान, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहा है कि हाईकमान पर छोड़ दी गई। माना तो ये जाता है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हाईकमान होता है। नहीं तो आपके यहाँ हाईकमान कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई और? मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हाईकमान मतलब वो जो डिसीजन होते हैं वो CWC में होते हैं। कांग्रेस का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हाईकमान में जो अगर आप नहीं तो हर पार्टी के साथ है, उनके साथ भी है, पार्लियामेंट्री पार्टी बोर्ड है, उनकी भी अपनी कार्य समिति है, वहां पर वो तो जाता ही है हर जगह। वो तो आपका CWC नाम है, उनके कार्य समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कुछ और नाम है, वो तो होता ही है ना। लेकिन हाईकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे तो फिर बड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक ग्रुप ऑफ ये रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये मतलब नहीं है कि वो अपने हिसाब से करेगा। हमारे यहाँ PM भी देखिए क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री का जो चाल चरित्र शुरू से रहा है वो एकला चलो का है, जो भी है अकेला ही करना है। नहीं अब 2019 में प्रचार के दौरान उनसे साध्वी प्रज्ञा के बारे में जब सवाल पूछा गया था, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, दोनों लोग साथ बैठे थे, सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अध्यक्ष सबसे बड़े होते हैं, अध्यक्ष जी इसका जवाब देंगे। तो उस समय भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 2019 के चुनाव के दौरान। तो हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसको अहमियत दी जाती है। अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री भी उस बैठक में शामिल होते हो तब भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अहमियत दी जाती, मैंने कहा था वो बीजेपी का इंटरनल, मैंने इसलिए आपको बोला कि बीजेपी का इंटरनल है वो। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रदेश अध्यक्ष, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का उन्होंने अध्यक्ष बनाया, पंकज चौधरी ने क्या स्टेटमेंट दिया, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। वो बीजेपी का इंटरनल है, बीजेपी ने उन पे आपने कहा कि अंदर, हाँ ठीक है। अनिल जी, आपसे तो जरा हम समझेंगे नितिन नवीन के बारे में, क्योंकि नितिन नवीन के बारे में अगर हम उनके राजनीतिक सफर को देखते हैं तो एक सबसे सफल सफर दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के का प्रभारी के तौर पर वो थे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जिस दौरान वो प्रभारी थे। जरा आप बताइए कि उनके बारे में, उनके नेतृत्व क्षमता के बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में, क्योंकि उस समय आप लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा उनको। हाँ जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं
नहीं है कि नितिन नवीन ने यहाँ डिलीवर किया। नितिन नवीन युवा है और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमारे बॉस, लेकिन जब नितिन नवीन यहाँ आए, नितिन नवीन ने ये कहा कि सफलता का कोई 60% होता है, बूथ लेवल पर काम करिए, बूथ लेवल पर कार्य करिए। नितिन नवीन यहाँ सह प्रभारी थे, सकते प्रभारी थे वो मात्र। लेकिन नितिन नवीन जब छत्तीसगढ़ में आए, उस समय रमन सिंह की 15 साल की सरकार जो है, डॉक्टर रमन सिंह की 15 साल की सरकार 15 सीट सिमट गई थी और 2-3 उपचुनाव हार के और कम हो गए। भूपेश बघेल की सरकार को जो मेजॉरिटी मिली छत्तीसगढ़ में, वो रिकॉर्ड उस आंकड़े को कोई छू नहीं पाया है, चाहे मनोनीत अजीत जोगी की सरकार थी, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, या अभी जो विष्णुदेव साय की सरकार हो। छत्तीसगढ़ जो है ये कांग्रेस का एक बहुत मजबूत गढ़ है और अखंड मध्य प्रदेश में जो सरकारें बनती थी, बीजेपी की जो दूसरी बार सरकार बनी, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के बलबूते में बनी। बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी संभाग है, यहाँ से भर जोली भर के सीटें कांग्रेस को मिलती। कांग्रेस का ये बहुत मजबूत गढ़ है। और जिस समय नितिन नवीन यहाँ आया, भाजपा जो है वो बहुत बुरी तरह हिली हुई थी, क्योंकि जो राजनीति है कदर हावी थी और भाजपा में इस समय यहाँ बड़े दिग्गज थे। नितिन नवीन को बहुत कठिन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ मिला, लेकिन उन्होंने बहुत सावधानी से काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने लेग पुलिंग खत्म कराई, कान फूकने की जो परंपरा है वो खत्म कराई। और आज के छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिमंडल का स्वरूप दिख रहा है, जो जितने युवा है और छत्तीसगढ़ के जितने भाषण है, चाहे 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हो या अजय चंद्राकर हो या अमर अग्रवाल हो, जिनके पिता लक्ष्मीराम अग्रवाल को मध्य प्रदेश का जो है भाजपा का पुत्र पुरुष कहा जाता था, ऐसे लोगों को जो है आज किनारे देख रहे हैं लोग और युवा लोगों को आगे देख रहे हैं। उसके पीछे नितिन नवीन का बहुत बड़ा रोल था। और आप मान के चलिए, छत्तीसगढ़ में जब नितिन नवीन यहाँ सह प्रभारी थे, तो ये उनका लिटमस टेस्ट था। सारे जो भाजपा के बड़े लोगों की नजर यहाँ छत्तीसगढ़ पर थी और बेहद खराब परिस्थितियों में उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा को ऊपर उठाया और एक जबरदस्त जीत दिलाई। नितिन नवीन ने जो बड़े जो पदाधिकारी होते हैं, आमतौर पर संगठन मंत्री और ये सब जो लोग होते हैं, जनरली जो है बूथ लेवल की कार्यकर्ता या मंडल लेवल के जो सम्मेलन में नहीं जाते थे, लेकिन नितिन नवीन मंडल और बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से बात करते थे, वहां जाते थे, व्यक्तिगत संपर्क। कितनी चुनौती दे पाएंगे आज के समय में? देखिए, नितिन नवीन ने जो छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने काम करके दिखाया, वही काम करने की जरूरत आज भाजपा को सारे देश। अगर आप बूथ लेवल तक अगर मजबूती, और भाजपा का तो नारा ही है बूथ लेवल, बूथ मजबूत, तो फिर उनका तो नारा ही है बूथ तो मजबूत करना है। और नितिन नवीन उसी पॉलिसी पर यहाँ छत्तीसगढ़ में चले और उनका जो रिजल्ट यहाँ डिलीवर उन्होंने किया, जो उन्होंने अपना जो कार्यकाल पूरा किया, कहीं ना कहीं उस पर भी नजर थी भाजपा के नेतृत्व की, शीर्ष नेतृत्व, उसका जो है रिवार्ड जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर मिला, क्योंकि वो तो 4 बार के अध्यक्ष थे और मंत्री बन चुके थे बिहार में। ऐसे समय में अगर उनको राष्ट्रीय स्तर पर संगठन मंत्री दिया जा रहा है, बड़े दिग्गज जो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथी कह रहे थे कि उनको इन हाउस प्रॉब्लम आ सकता है, तो उससे बड़ा इन हाउस प्रॉब्लम छत्तीसगढ़ में था, उन्होंने उसको सॉर्ट आउट किया। तो इसलिए माना जा सकता है कि नितिन नवीन में लीडरशिप के जो है गुण है और उन्होंने बहुत सावधानी से काम किया है। और ऐसा लगता है कि जो उनका जो एक उन्होंने खुद कहा है कि आपके पास जो है ये 100 मीटर रेस नहीं है, ये जो है मैराथन है, आपका यहाँ पर स्ट्रेंथ का नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। तो जो पेशेंस और स्टेमिना उन्होंने नितिन नवीन ने यहाँ दिखाया है, वो आने वाले 5 चुनाव में भी जीतेगा। और ऐसा लगता है कि वो भाजपा को एक जो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है भाजपा का, पार्टी विद द डिफरेंस के बाद पार्टी विद द गवर्नेंस में है, वो पार्टी को जो है एक यूथ फेस पे ले जाने की दिशा में वो सफल है। ठीक है, दिलीप जी, दिलीप मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, मैं आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, अपनी बात आप पूरी कीजिए और साथ ही ये भी कि भारतीय जनता पार्टी ने आप जो बोलेंगे उसका जवाब हम अमित जी से लेंगे, लेकिन अब एक तो ये भी हो गया ना कि अब इसके बाद आप लोगों की एक्टिविटी और थोड़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि संगठन पार्टी अध्यक्ष चलाता है। आपके यहाँ पार्टी अध्यक्ष हैं, बहुत सीनियर हैं, अनुभवी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो उतना समय चुनाव के दौरान, जो अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं 2026 में, पश्चिम बंगाल उसमें सबसे अहम है, तमिलनाडु भी आपके लिए अहम है, केरल भी आपके लिए अहम है,
तो ऐसे में असम तो है ही आपके लिए अहम, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, तो एक संगठन के लेवल पर आप लोग को पीछे छोड़ने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर देने की कोशिश में। देखिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर अगर तब होगा, तो मैंने आपको वही बोला कि अध्यक्ष के साथ, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, अध्यक्ष के साथ एक टीम दी जाती है। सिर्फ अध्यक्ष हर जगह जाना ये नहीं हो पाता। एक आदमी हर जगह, हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा वो एक ही चेहरा नहीं है ना कि सीएम हो तो भी वो नरेंद्र मोदी, पीएम हो तो भी नरेंद्र मोदी, नगर सेवक में अगर काउंसलर बनना है तो भी नरेंद्र मोदी, वो हमारे यहाँ नहीं चलता। ठीक है, आपके पास तो कितने चेहरे हैं? आदमी से वहाँ पे स्टेट का ही चेहरा होगा। हाँ, मतलब आप चेहरे भी बता ही दीजिए, जो चेहरे हैं आपकी पार्टी में। क्या बोल रहे हैं? चेहरे आपकी पार्टी में बहुत सारे हैं, कुछ प्रमुख चेहरों के बारे में भी बता दीजिए। एक प्रमुख चेहरे आप देखिए, जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, जैसे केसी वेणुगोपाल है, सचिन पायलट है, प्रियंका गांधी है, राहुल जी है, ये सारे जो है स्टार प्रचारक है। एक टीम बनती है, डीके सुकुमार है, अशोक गहलोत जी है, ये स्टार प्रचारक की एक टीम है। और जब जरूरी नहीं, क्योंकि अध्यक्ष हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो टीम चल नहीं पा रही है ना। राहुल गांधी भी अध्यक्ष बने, वो कोशिश आप लोगों ने की, लेकिन वो चल नहीं पाए। उसके बाद फिर सोनिया गांधी को लाना पड़ा, उसके बाद अब इनको लाना पड़ा, खड़गे जी को। आनंद जी एक बात समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, ये चल नहीं पाए, एक गलत बात है। बीजेपी ने पैसे को पानी की तरह बहाया राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए। उसके बाद भी आज राहुल गांधी उठ के खड़ा हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके पास पर लौटते हैं इस बीच। अमित जी, हाँ अमित जी बताइए। आनंद जी, देखिए, जिस तरीके से अभी प्रमुख लोगों का सूची बता रहे थे दिलीप जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो 5 नाम भी गैर नेहरू कांग्रेस परिवार के बता नहीं पाए। तीसरे में ही प्रियंका गांधी का उन्होंने नाम ले लिया, तो मैं उस पर नहीं जाता हूँ। दूसरी बात, नहीं कोई नाम और था अभी, जैसे गहलोत जी का नाम भी लिया। हाँ, नहीं, वही मैंने कहा कि 5 नाम भी वो बिना गांधी परिवार के नहीं दे पाए, तो तीसरे नंबर पर ही प्रियंका गांधी जी का नाम आ गया। तो उस पर खैर ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं नहीं जाऊंगा। शायद मजबूरी है प्रियंका गांधी का नाम लेना, क्योंकि अभी ऐसा भी नजर आ रहा है कि राहुल गांधी का खेमा अलग हो चुका है, प्रियंका गांधी का खेमा अलग चुका है, एक दरार जो है वो परिवार में ही पड़ गई है। तो ये सारी बातें हैं। मैं रहता हूं आज के मुद्दे पर। आनंद जी, जो आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि किस तरीके से खड़गे जी को जब अध्यक्ष बनाया गया, उस समय मेरे ख्याल से सितंबर 2022 की बात है, जब नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जो चुनाव प्रभारी थे अध्यक्ष के लिए, उनसे जब पूछा, मधुसूदन मिश्र जी से शायद, उनसे जब पूछा कि हमें वोटर्स की लिस्ट दीजिए, तो वोटर्स की लिस्ट नहीं दिया। जो आज कांग्रेस पार्टी वोटर चोरी बात कर रही है, वो अंदरूनी चुनाव में अंदरूनी नेता, अपने ही नेताओं को वोटर लिस्ट प्रदान नहीं किया। तो वो बात करती है यहाँ पर शुचिता की। दूसरी बात, आप देखिए, हमारा जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई अध्यक्ष को चयन करने की, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे सबके सामने हुआ। पहले हमारे जिला अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद राज्य अध्यक्ष चुने गए, और उसके बाद ये प्रक्रिया हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ, और निर्विरोध चयन हुआ। ऐसा भी नहीं है कि किसी के मन में कुछ था कि मैं बनूंगा और उनको भी नहीं करने गया, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल निर्विरोध सबके सहमति के साथ बना गया। और एक चीज और बताता हूं मैं आनंद जी आपको, आज 10 साल के बाद, आज 2026 में हम बैठे हैं, 2036 में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा शायद हम में से कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जो गिनी चुनी पार्टियां हैं, उसमें से प्रमुख तौर पे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, अगर इन सब दलों से अगर आप पूछेंगे कि आपका अध्यक्ष कौन होगा, तो या तो वो एक ही परिवार के लोग होंगे, या तो वो अध्यक्ष होंगे, या हाई कमांड की स्थिति में होंगे। जिस तरीके से आज अध्यक्ष खड़गे जी तो जरूर है अमित जी, या उसमें एलजेपी को भी और हमको भी शामिल कर लें जी। उसमें एलजेपी और हमको भी शामिल कर लें, निश्चित तौर पे। बिल्कुल, वो तो मतलब वो तो परिवार की ही एक पार्टी हुई ना। तो वहाँ हम भी, हमारे सहयोगी हैं, आप उनसे भी अगर बोलेंगे कि कौन होगा, तो उनके जो सुपुत्र हैं वही होंगे, और कोई नहीं होने जा रहा है। तो
इन 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 पार्टियों के बारे में तो स्पष्टता तौर पर सबको पता है, लेकिन ये यही चीज आप भारतीय जनता पार्टी के तौर पर नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में दो महत्वपूर्ण चीजें और कही हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ अध्यक्ष बदलते हैं, आदर्श नहीं बदलते हैं। हमारे यहाँ नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती है। और इसके मैं कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बिल्कुल 10 सेकंड दीजिएगा आनंद जी। जिस तरीके से 1953 में 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जब देहांत हुआ और हमने नारा दिया, जहां हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमारी सरकार आने के बाद 2019 में 370 को हटाया गया और कश्मीर को अभिन्न हिस्सा बनाया गया। उसके बाद 1966 में दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में जब ये नारा दिया गया तो कि परमाणु परीक्षण हम करेंगे, जब उन्होंने एक दिशा दी कि परमाणु शक्ति हमें बनना है, तो अटल जी की जब सरकार बनी 98 में, तो 32 साल के बाद जब हमने ये संकल्प लिया था, 32 साल के बाद हमारी सरकार बनी और सरकार बनते ही 32 दिन के अंदर हमने परमाणु परीक्षण करके दिखाया दुनिया को। उसके बाद जब आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में जब ये संकल्प लिया गया कि राम मंदिर के लिए हम मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो आज जब हमारी सरकार बनी 2020 में मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में हमने वो मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। तो हमारे यहाँ नेतृत्व भले बदल जाए लेकिन दिशा नहीं बदलती है, अध्यक्ष भले बदल जाए लेकिन आदर्श नहीं बदलते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है। ठीक है, अभी हमारे साथ डॉक्टर सौरभ झा भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सौरभ जी, आपके पास आए, लेकिन अनिल जी हमारे साथ हैं, अनिल जी को भी कहीं जाना है, तो इसलिए एक सवाल आपसे। अभी आप नितिन नवीन के बारे में और उनकी क्षमता के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में बता रहे थे, उनके लीडरशिप के बारे में, लेकिन अब 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और ये जो चुनाव जिन राज्यों में होने वाला है अनिल जी, वो बहुत टफ स्टेट्स हैं बीजेपी के लिहाज से। अगर हम कहें तो तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी और असम को हटा दीजिए क्योंकि वहाँ पर तो असम में तो सरकार है, पुडुचेरी में भी रह चुके हैं। इन तीनों जगहों पर, और ये लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जाएगा, और फिर 27 में यूपी और उत्तराखंड भी है। हाँ जी, उत्तराखंड और यूपी तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि तकलीफ वाले नहीं है, लेकिन जो 5 राज्य है उसमें भी मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है बंगाल का चुनाव। बंगाल के चुनाव में सारे देश की नजर है और बीजेपी के लिए वहां पर अपने मजबूत करना, वहां पर जो सत्ता का परिवर्तन करना, वहां अपना परचम फैलाना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि नितिन नवीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो अगर अभी आने वाले 5 राज्यों से, असम को तो छोड़ लीजिए, असम और पुडुचेरी को छोड़ लीजिए, पुडुचेरी में भी रह चुके हैं, तमिलनाडु और जो बंगाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु तो दक्षिण में तो कर्नाटक से आगे जो है भाजपा जो है उनको बहुत तकलीफ है। अभी चलो ठीक है, खाता खुलने लग गया, लेकिन केरल और तमिलनाडु ये भाजपा के लिए बहुत कठिन किला रहा है। साथ ही जो वामगढ़ जो था कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था बंगाल, वहां पर भी बहुत बड़ी चुनौती है। और जो नितिन नवीन का जो कार्यशैली है, जो उनकी कार्यशैली है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी में जो कभी ब्राह्मण और बनिए की पार्टी होती थी, आपने कहा वह बिल्कुल सही था। पहले लोग कहते थे भाजपा के सदस्य बनिए, भाजपा का सदस्य बनिए माने बनिए कहते थे, बनिए माने बनिए, और साथ में उस बनिए को भी कहते थे कि भाजपा के सदस्य बनिए ही होते। उससे भाजपा बाहर निकल आई है। आज जो नितिन नवीन को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, तो अब ये इनकी नजर जो है ओबीसी और साथ ही साथ जो है जो कायस्थ और जो दूसरे हैं, और साथ ही युवा। आज के डेट में युवा जिस तरह से इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, युवा जिस तरह से सरकार में अपनी भागीदारी चाह रहा है, तो नितिन नवीन एक बड़ा से आप मान के चलिए कि बाकी जो यूथ से जो आए, क्या उनको युवाओं ने हाथों हाथ सर पर नहीं उठा लिया? क्या राहुल गांधी जब आए थे तो युवाओं ने हाथों हाथ नहीं उठाया? क्या राजीव गांधी जब आए थे तब हाथों हाथ नहीं उठाया? या अखिलेश यादव है, या प्रताप है, सबको तेजस्वी यादव को, सबको युवाओं ने सर पर दिखाया। युवा एक बार तो मौका देता ही है, और युवाओं की नजर में अगर नितिन नवीन को जो बीजेपी ने लाया सारे दिग्गज, देखिए एक से बड़े एक लाइन है दिग्गज, भाजपा की बहुत बड़ी एक लाइन है दिग्गजों की, जो सेकेंड पार्टी जो सेकेंड लाइन ऑफ पार्टी कह सकते हैं, उससे बरकरार रख के जो है थर्ड पार्टी, फोर्थ लाइन नवीन को आप फोर्थ जनरेशन कह सकते हैं।
ऑपोजिशन की लीडर को आप इस पार्टी सबके सामने रखा है, तो बीजेपी का ये चेंज जो है, ये चेंज है, ये मास्टर स्ट्रोक है और ये लिटमस टेस्ट है नितिन नवीन की लीडरशिप के लिए कि बीजेपी बंगाल में कैसा परफॉर्म करती है। आज बीजेपी को बंगाल में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ममता अपना गढ़ बचाने के लिए जिस हिसाब से जो उनकी राजनीति है, वो जो चाहे अब हिंदुओं की तरफ आकर्षित हो रही है, चाहे वो धार्मिक जो हिंदू धर्म की तरफ भी भाग रही है, और अब विवाद को उनके साथ पीछे छोड़ दिया है। लेकिन बीजेपी को वहां पर अगर विजय मिलती है तो नितिन नवीन का ही चमत्कार माना जाएगा, उनके चेहरे का चमत्कार माना जाएगा। क्योंकि आप इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री को उनके पास एक मात्र चमत्कारिक चेहरा है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन चुनाव लड़ने के साथ बीजेपी का जो बेसिक है, जो डिफरेंस जो कांग्रेस के साथ होता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और वो बूथ लेवल पर अपने आप को मजबूत कर रही है। और छत्तीसगढ़ में जो नितिन नवीन की जो कार्यशैली लोगों ने देखी है, तो बूथ लेवल तक की थी। अगर बीजेपी बंगाल में बूथ लेवल तक काम कर देती है मजबूती से, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। और सारा देश अभी, सारे देश के लोगों की जो राजनीतिक पंडितों की नजर भी नितिन नवीन के आने वाले दिनों में जो उनकी टीम बनती है और वो कैसे काम करते हैं उस पर रहेगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो आपने कहा बंगाल चुनाव जो है वो उनके लिए लिटमस टेस्ट होगा। एक लिटमस टेस्ट छत्तीसगढ़ की लीडरशिप लेके कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ है। इस गढ़ को कांग्रेस की जो हिंदी भाषी जो राज्य है, उनमें सबसे ज्यादा संभावनाएं, अपार संभावनाएं कांग्रेस की अगर है तो वो छत्तीसगढ़ में। वहां उन्होंने 15 सीट पर सिमट गई भाजपा को खड़ा कर दिया, सरकार में ला दिया। तो ऐसा लगता है कि वो अपनी जो स्टाइल है, उसका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, स्टाइल ऑफ वर्किंग है, अपने आप को प्रूव कर दिया। बंगाल में भी जो है मजबूती दे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनिल जी जुड़ने के लिए। और नितिन नवीन जो छत्तीसगढ़ में थे और वहाँ पर वो प्रभारी के तौर पर थे, और वहाँ जो उन्होंने किया उसके बारे में, उससे वो उनके नेतृत्व क्षमता के बारे में भी पता चला, और उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जो बने हैं नितिन नवीन, वो कितने सक्षम हैं विपक्ष को चुनौती देने में। डॉक्टर सौरभ झा भी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और इस बीच चर्चा जब हम कर रहे थे तो बीच में ही दिलीप जी से बात बीच में रुक गई थी। दिलीप जी की बात पूरी हो जाए फिर सौरभ जी आपके पास आते हैं। दिलीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन एक सवाल ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे यहाँ अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये किसी को नहीं पता, और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि नितिन नवीन, यहां तक कि नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा होगा कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा और फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, ये बीजेपी कहती है। नहीं, बीजेपी में या कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बनेगा इससे देश की जनता का क्या लेना देना। देश की जनता को उसके मुद्दा, जो उसको कमिटमेंट किया गया था, जो उसके मुद्दे हैं, उससे उसको लेना देना है। नहीं, लीडरशिप तो होता है ना सर। शुरू से किया गया, शुरू से उसको सपना दिखाया गया, महंगाई, बेरोजगारी। और अभी मैं अमित जी को सुन रहा था, वो जुड़ा तो रहे थे सारी चीजें, वो 1953 की, 1998 की। आप क्यों आप 53 और 98, 88 की बातें कर रहे हैं। और राम मंदिर जो था, जमीन का मुद्दा, वो कोर्ट का था। आप उसमें जबरदस्ती क्रेडिट लेने का काम ना करें। वो कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोर्ट के फैसले से ही बना है। आप कुछ भी करें उसको, आप उसको कुछ भी कहें, कोर्ट के फैसले से ही राम मंदिर बना है। कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद ही राम मंदिर बना। ठीक है, वो जबरदस्ती, बीजेपी की वो आदत है क्रेडिट लेने का, वो क्रेडिट लेती है। लेकिन अध्यक्ष कोई भी हो, किसी भी पार्टी का कोई भी अध्यक्ष हो, परिवारवाद की जो बात है, कैलाश विजयवर्गीय क्या है, पीयूष गोयल जी क्या है, मैं एक बहुत लंबी से लिस्ट है, मैं अगर वो गिनाने पे जाऊंगा तो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। नहीं, जैसे कि अब देखिए, अब एक सेकंड, अटल बिहारी वाजपेयी के पिताजी पार्टी में नहीं थे, वो अध्यक्ष बने। लाल कृष्ण आडवाणी जोड़ते जाइए, अभी तक तो जो है वैसा कुछ तो ऐसा नहीं आया। आप लीजिए ना, आप 2014 से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना आपको। मैं कम से कम दर्जनों ऐसे नेताओं का एग्जाम्पल देता हूँ जिनके पिताजी उसमें थे, आज उनके बेटे हैं और शीर्ष पदों पे बैठे हैं। अमित शाह बने, अमित शाह के पिताजी भी नहीं थे, जेपी नड्डा के पिताजी भी नहीं थे। 2014 से अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात करें तो अमित शाह, उसके पहले राजनाथ जी थे, अमित शाह, उसके बाद जेपी नड्डा, ये तो है ना। गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैंने अध्यक्ष की बात ही नहीं की, मैंने बात की, इन्होंने परिवारवाद की बात की। परिवारवाद हर पार्टी में है। अब अगर बढ़ई का लड़का अगर बढ़ई नहीं होगा तो क्या होगा।
अगर वकील का लड़का, अगर वकील की पढ़ाई, अगर पिताजी उसके वकील की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अगर उसके लड़के वकील नहीं होगा तो उसे क्या होना चाहिए? भाजपा के हिसाब से उसको क्या होना चाहिए? कचरे वाला होना चाहिए, नौकर होना चाहिए भाजपा का? तो जो प्रोफेशन, देखिए क्या होता है ना कि अगर समाज सेवा अगर कोई कर रहा है तो अगर उसके घर पे कोई देख के अगर सीखता है और समाज सेवा करता है वो अच्छी बात है, लेकिन भाजपा को वो अच्छी नहीं लगती। भाजपा को वही अच्छी लगती है जो उसके हिसाब से चीजें अच्छी हो। और बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी हो, कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी हो, उससे देश की जनता का कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। जनता का लाभ होगा बेरोजगारी खत्म करने से, महंगाई खत्म करने से। अच्छा, तो ये जो वादे लीडरशिप, किए थे वो नहीं वादे नहीं, ये आप कह रहे हैं कि उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, कोई भी हो। लीडरशिप तो होता है ना, किसके नेतृत्व में चल रहा है, ये तो बात होती है ना। लीडरशिप अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, वो क्वालिटी होती है, वो चेहरा होता है। एक ही लीडरशिप है, हाँ। बीजेपी भी नहीं है, नरेंद्र मोदी लीडरशिप है, वन मैन पार्टी है वो। मैं आता हूं आपके पास, अमित जी आता हूं, उन्होंने- अमित जी आपके पास आऊंगा, जवाब आप दीजिएगा। हाँ, उन्होंने बंगाल के लिए दाढ़ी बढ़ाई रविंद्रनाथ टैगोर दिखने के लिए, नहीं चल पाया। लेकिन आपका भी तो नहीं चला ना बंगाल। बंगाल में आप शून्य हो गए। आप ये नहीं समझ रहे हैं ना, आप भारतीय जनता पार्टी पर तो एनालिसिस करते हैं, आप उस पर तो एनालिसिस करते हैं, लेकिन आप अपने पर नहीं कर पाते ना। कि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में आप खत्म हो गए और भारतीय जनता पार्टी आपकी जगह पर आ गई। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना क्यों खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए उसका रीजन है ना। हाँ, आप वहां पर क्या वो ममता दीदी से मिल गए? ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये कौन? सारे भ्रष्टाचारी हैं। वॉशिंग मशीन में धुल के आपने ले लिए। ममता बनर्जी? सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुल के ले लिया ममता आपने। बनर्जी हैं भ्रष्टाचारी? हाँ? ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं? वो तो बीजेपी, इसका तो ठेका बीजेपी ने लिया है नहीं, ना। आप बताइए ना, आप बताइए ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? वो देखिए, अब देखिए आप इफ एंड बट करने लगे। अरे जितनी साफ गोई के साथ आप बीजेपी के बारे में बोलते हैं, उतनी साफ गोई से तो बोलिए दिलीप जी। आनंद जी, हाँ, अगर मैं बोल दूं आप भ्रष्टाचारी, तो आप भ्रष्टाचारी तो नहीं हो सकते जब तक आपके ऊपर जांच नहीं होगी। नहीं हो सकती। नहीं, अब वही तो कि अब उसको कहने के लिए आप कहिएगा कि हम कैसे कहें, वो अभी जांच के दायरे में है, और दूसरे को। लेकिन वही बताइए ना कि अब बंगाल में आप किससे लड़ते हैं? बंगाल में आपकी लड़ाई किससे होगी, ये बताइए। विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव जो भी लड़ेगा, हमारी लड़ाई सीट पे। नहीं, किससे लड़ाई, आपकी लड़ाई किससे है? बंगाल में आपका मुकाबला किससे होगा? भारतीय जनता पार्टी से होगा या टीएमसी से होगा? ये बता दीजिए। पार्टी से हमारा मुकाबला। हाँ, अब कौन भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, और टीएमसी से नहीं। सत्ता में कौन है वहां पर? देखिए मैंने क्या बोला, 4 कैंडिडेट है तो 4 वही तो बोले। देखिए सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर टीएमसी से लड़ेगी, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। मतलब आपने बता दिया कि आप 2 नंबर के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर 2 नंबर की पार्टी है, तो आप उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, यही ना? भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर की पार्टी। अभी वहां पर सेकंड पार्टी है, टीएमसी के बाद भारतीय जनता पार्टी है, तो आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी का स्थान लेने के लिए आप लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से लड़ रही है। नहीं, हमारा गठबंधन भी तो है। गठबंधन भी तो है। कहां गठबंधन है? जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है। आपका गठबंधन है टीएमसी के साथ? क्या टीएमसी के साथ नहीं है ना? टीएमसी के साथ नहीं है, सीपीएम सीपीआई के साथ गठबंधन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि किससे लड़ाई आप कर रहे हैं? कि बीजेपी से। चलिए आप बीजेपी से ही लड़िएगा, और मतलब आपने मान लिया कि हमें ममता बनर्जी को सेफ रखना है। सौरभ जी, कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज नितिन नवीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हो सकती है? अमित जी आएंगे आपके पास, उसके जरा सौरभ जी से भी ले लें। सबसे पहले तो सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज का विषय भी काफी अच्छा है, और हम सारे प्रवक्ताओं की बात अभी मैं सुन रहा था। मैं अपना पक्ष इस पे रखना चाहूंगा, क्योंकि जब भी बीजेपी और बीजेपी के जो लीडरशिप जो भी फैसला लेती है, वो बहुत सोच समझ के और भविष्य को देखते हुए लेती है। और यदि यहाँ पे नितिन नवीन जी का यदि अध्यक्ष आज जो चुने गए हैं, यानी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हमें इस चीज को ऐसे देखना होगा। लास्ट ईयर जब मोदी जी लाल किला से ये घोषणा किए जो हमें 1 लाख युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना होगा। हमारे पास जो पॉपुलेशन है यूथ का, वो 2 कैटेगरी का है। एक तो हम 19 से 29 आयु वर्ग की जो पॉपुलेशन है,
वो 37 करोड़ के आसपास है, और 10 से 24 वर्ष की आयु की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 38 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। तो मोदी जी या बीजेपी की जो संगठन है हमेशा इस चीज को ध्यान में लेके चल रही है, कैसे जो नया जनरेशन है उसको कैसे जोड़ा जाए। और इस समय जिस तरह से पार्टी लेवल में यूथ जुड़ना चाहते हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल वर्ग भी बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसके पीछे बहुत सारी रीजन है। जो कैडर बेस्ड पार्टी है, नितिन नवीन जी 45 वर्ष के हैं और ये पार्टी भी 45 वर्ष की है। तो जो यूथ विंग है उनमें एक मैसेज जरूर गया है, क्योंकि यदि इस पार्टी के साथ हम रहेंगे तो भविष्य में हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, और नितिन नवीन जी 2006 से अभी तक 5 बार बांकीपुर से विधायक भी रहे, उनके पास संगठन का क्षमता भी है, मंत्री रहे, प्रशासनिक क्षमता भी है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। तो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस की जो वहां पे दबदबा थी, वहां पे 15 से 16 सीट पे वहां पे उन्होंने इलेक्शन में बीजेपी को वहां पे जीत भी दिलाई थी, जो कि बहुत शानदार जीत रही। तो उनके पास संगठन से लेके, प्रशासनिक अनुभव से लेके और यूथ फेस होने के वजह से जो एक कंप्लीट जो पैकेज होना चाहिए था, जो अभी की डिमांड है, जिस तरह से आपने देखा होगा इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन का मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने वहां से अलीनगर सीट से उतारी और वहां से जीती भी। तो एक युवाओं के बीच में मैसेज जाता है, क्योंकि हर युवा, पहले के युवा पॉलिटिक्स से जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन 2014 के बाद सीन बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया है। हम समझते हैं यदि नितिन नवीन जी को लाया गया है तो इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट मिलेगा वो बंगाल में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा और केरला में भी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और नए जो थर्ड जनरेशन है बीजेपी की, वो यहाँ पे खरी नजर आती भी है, और एक इनके कार्यकर्ताओं में काफी मतलब आशा भी जगह है। जो हम काम करेंगे तो दरी बिछाने वाला भी इस पार्टी में मुख्यमंत्री भी हो सकता है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और जो भी पार्टी है हमारे देश में, उसमें आप देखेंगे आनंद जी, यदि वहां पे महासचिव बनाना हो या अध्यक्ष बनाना हो तो वो ड्राइंग रूम से ही डिसाइड हो जाता है, और जातिवाद और जो इनकी जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेके ही ये लोग पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है, विपक्ष के लिए भी संदेश है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इससे मजबूती ही मिलेगी बीजेपी को। अब आपने जो ये बात कही इस पर तो दिलीप जी जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे। बहरहाल मेरा सवाल एक ये भी है कि जो एक सोशल इंजीनियरिंग, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जब शुरू में 1980 में अप्रैल में जब जनता पार्टी से अलग होकर नई पार्टी के तौर पर सामने आई, तो उसका जो बहुत समय तक जो आधार वोट था वो फॉरवर्ड क्लास का वोटर्स ही उसको देखा जाता था जोड़ के। अब तो दलित भी हैं, ओबीसी भी इसमें आ गए हैं, और दायरा बढ़ता जा रहा है, आदिवासी भी जुड़ने लगे हैं। ये जो सोशल इंजीनियरिंग का इन 45-46 सालों में भारतीय जनता पार्टी के सफर में रहा, उसको और भी इंटैक्ट करने की एक चुनौती है। उसको तो लेकर तो चलना ही है, संभालना है ही, लेकिन और इसको बढ़ाना है। उसमें आप नितिन नवीन को कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि नितिन नवीन जी की जो मतलब कार्य क्षमता 20-21 साल की है, क्योंकि अभी जो डिसीजन भी लिया गया, हम पहले भी बोला, युवाओं को जोड़ना। दूसरा जो इनका जो मेन जो एजेंडा है वो बंगाल जीतना, तमिलनाडु और केरला, और बूथ लेवल पे इस तीनों राज्यों में बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। तो इससे कहीं ना कहीं यूथ जुड़ेंगे, और इनका जो कैडर वोट बैंक है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और नितिन नवीन की जो कार्य क्षमता है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीजेपी को फायदा होने वाली है आने वाले टाइम में। अमित जी आप जवाब तो दीजिएगा दिलीप जी के जो की बातें थी उसकी, लेकिन एक चीज और कि देखिए, अमित शाह जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर आए, महासचिव बने, और उसको उन्होंने देखा, समझा, और उसके बाद फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये मौका इनको नहीं दिया गया, नितिन नवीन को। बिहार की राजनीति में थे, पटना से विधायक थे, 2 बार से मंत्री भी बने उस दौर में, और यहाँ 1 महीने का वो कार्यकारी अध्यक्ष, और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक थोड़ा सा इसीलिए ये सवाल मैंने आपसे पहला सवाल इसीलिए आपसे पूछा था मैंने।
नहीं आनंद जी, वाजिब सी बात है, लेकिन मैंने जिस अपने शुरुआती वक्तव्य में जैसा कहा कि ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया बहुत ही ओपन तरीके से हुआ। पहले हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष को चुनाव हुआ, उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हुआ और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और एक बात मैं आपको कह दूं, जो नितिन जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वॉच टावर है वो बहुत ही सशक्त है, वो हर एक कार्यकर्ता को बहुत ही दृष्टि रखती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी कार्यशैली को इम्प्रूव किया जाए, कैसे उनमें इम्प्रोवाइज किया जाए, समय समय पर उनके साथ संपर्क करना, उनको ट्रेनिंग देना और आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का पद बहुत ज्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा वो कह रहे थे। और कांग्रेस का अध्यक्ष बनना भी बहुत ज्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और उसी प्रधानमंत्री के कैबिनेट का अप्रूव्ड अध्यादेश को इनके युवा नेता ने फाड़कर किस तरीके से फेंक दिया था। एक प्रधानमंत्री जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, वो उन्होंने किस लिए फाड़ा था? वो चाहते तो अपने कार्यालय से एक फोन करते और मनमोहन सिंह जी चूंकि उनके बात मानते, वो अध्यादेश विड्रॉ हो जाता, लेकिन उन्होंने फाड़कर फेंक दिया। ये दिखलाने के लिए कि चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, हाई कमांड एक ही परिवार का रहेगा। ये इसी कल्चर की मैं बात कर रहा था और इसी कल्चर को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, ने एक चीज और कहा कि अध्यक्ष जो है वो उन्होंने पारिवारिक पार्टी की बात करी कि ये भी परिवार से हैं, राजनाथ सिंह जी के भी परिवार के हैं। ये भी देखिए, अगर किसी में कोई खूबी है तो वो राजनीति में बिल्कुल आ सकता है, वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति 98 चुनाव हार चुका है, जो उसने सिद्ध कर दिया है कि उसमें कोई खूबी नहीं है, जनता ने उसको नकार दिया है, पार्टी को रसातल में डाल दिया है, उसको भी ढोते रहना, मैं उसको परिवारवाद कहता हूं। दिलीप जी, अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो इसको थोड़ा सा विस्तार में सोचिएगा और अपने पार्टी तक इस बात को पहुंचाइएगा। शायद आप पहुंचाएंगे तो आप ही को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। तो जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं है, जो व्यक्ति मान चुका है कि वो पार्टी में कोई एडिशन नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को ढोते रहना, उसको परिवारवाद कहते हैं। किसी में क्षमता है, निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह जी के बेटे भी चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और वहां पर मंत्री भी हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं हमारे जिनके बच्चे राजनीति में हैं, वो जीत कर आते हैं ना, और जीत कर आने के बाद वो पार्टी में कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो पार्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिवली। लेकिन जिस नेतृत्व ने 98 चुनाव हरा दिया हो, पार्टी को रसातल में भेज दिया हो, उससे आप ढोते रहे, इसको तो मैं नहीं कहता हूँ कि किसी भी तरीके से वाजिब होगा, लेकिन अब मजबूरी है दिलीप जी की, उसको भी कहा नहीं सकता। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो इस चीज को समझ तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पार्टी में है, तो शायद अगर कुछ बोलेंगे तो उनको भी अगले दिन नोटिस आ जाए। लेकिन बंगाल में उन्हीं के नेतृत्व में जाना होगा, नितिन नवीन के नेतृत्व में जाना होगा। बंगाल में हम उन्हीं के नेतृत्व में जाएंगे और बंगाल में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। आनंद जी, ये आज मैं आपको कह देता हूँ, जिस दिन बंगाल के रिजल्ट आएंगे, चुनाव के नतीजे, आप उस दिन देखिएगा। जो मैं आपके चैनल पर ये कह रहा हूँ, हम शायद फिर उस दिन चर्चा में होंगे। बंगाल में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी का जनाधार घट गया है। जिस तरीके से वो उन्होंने फाइल, पहले तो देखिए कोयला चोरी होता था, बालू चोरी होता था, राशन चोरी होता था, देश के बंगाल के संसाधन चोरी होते थे, महिलाओं और बेटियों की अस्मिता चोरी होती थी, डकैती डाल दी जाती थी। लेकिन आज ममता बनर्जी का फाइल जो चोरी उन्होंने किया है स्वयं आकर, इससे साफ दिखलाता है कि बंगाल में उनका जनाधार घट रहा है, उनका समय जो है वो बंगाल में खत्म हो चुका है। बंगाल में आपकी लड़ाई कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन से है या टीएमसी के साथ? कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का वहां जनाधार ही क्या है? कांग्रेस की सीटें ही कितनी? कांग्रेस वो तो आपसे लड़ाई लड़ेंगे। बंगाल वो भले उनकी इच्छा है, वो जिससे लड़ना चाहे लड़े, लेकिन ये दिखलाता है कि कांग्रेस न नीति के तौर पे न रणनीति के तौर पर बंगाल में किसी भी तरीके से चुनौती नहीं है। दिलीप जी, ना ही उनके अध्यक्ष दे पाएंगे, अनुभवी अध्यक्ष दे पाएंगे, और ना ही उनके देखिए ना, बंगाल के नेता अधीर रंजन चौधरी जो बातें कहते हैं, दिल्ली में उलट कहते हैं, दिल्ली में वही पासा पलट जाता है।
अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कहते हैं कि संविधान खतरे में है, बंगाल में ममता बनर्जी ने संविधान को तार तार कर दिया है। लेकिन जब दिल्ली जाते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्हें ममता बनर्जी चाहिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। ठीक है। तो जिस तरीके से ये विरोधाभास है इन्हीं पार्टियों में, वो जब वही समन्वय नहीं है तो ये किसी से भी लड़ते रहे, उससे क्या बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दिलीप जी। जी, अभी मैं अमित जी को सुन रहा था, वो उन्होंने बोला कि हंस रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। ये मुझे समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोकतंत्र की धज्जियां कैसे बीजेपी के लोग उड़ाते हैं। मतलब लोकतंत्र में जो इलेक्शन जीतता है वही लोकतंत्र प्रक्रिया फॉलो करता है। इनका कहने का मतलब ये है। और इन्होंने बोला 98 इलेक्शन। भाई साहब, राहुल जी 98 इलेक्शन नहीं आ रहे हैं। आप अपने आप को करेक्ट करिए। राहुल जी 98 इलेक्शन, और अगर आप ये बोलते हैं वो आ रहे हैं, अगर वो इतने नॉन सीरियस अगर आपको लगते हैं तो आपकी एक उनके स्टेटमेंट पे, वो भारत जोड़ो चालू किए थे, आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री कम से कम 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। उनके लेकिन बीजेपी संगठन को लेकर चलती है और चुनाव के लिए अपनी रणनीतियां बनाती रहती है। इसके तो कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी कहा, अभी दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही, तारीफ की। आवाज नहीं है आपकी, क्या बोले आप? कांग्रेस के कई नेता ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बारे में सोचती है और अपनी रणनीति बनाती है, संगठन अपना काम करता है, चुनाव के लिए तैयारी करती रहती है और एक्टिव रहती है। अभी हाल में तो दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही थी, तारीफ की थी। कोई भी संगठन, जो भी पार्टियां इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन लड़ती है, चाहे वो नगर पंचायत लड़े, चाहे ग्राम प्रधानी लड़े, या कोई भी इलेक्शन लड़े, जब पार्टियां इलेक्शन में जाती है तो बिना स्ट्रेटेजी की नहीं जाती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी कमेंट सौरभ जी। दिलीप जी, बीएमसी के इलेक्शन तो आपने लड़े, लेकिन आपने प्रचार कहाँ किया? बीएमसी के इलेक्शन में तो आप दिखे ही नहीं। और आपसे ज्यादा सीटें तो एमआईएम लेकर आई। सौरभ जी, क्या बोला आपने? बीएमसी के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी तो प्रचार में दिखी ही नहीं, और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें तो एआईएम लेकर आई है। अब इसी को लेते हुए आज समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई, उसमें बाहर जब निकले सांसद रमाशंकर राजभर, तो उन्होंने कहा कि ओवैसी के साथ एआईएमआईएम के साथ बातचीत चल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में गठबंधन हो जाए विधानसभा के चुनाव को ले। तो अब वहां भी अब सब कुछ रणनीति बनने लगी है भारतीय जनता पार्टी के इस नए कार्ड के जरिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज समय इतना ही था, इस पर आगे भी हम बात करेंगे और लिटमस टेस्ट तो है ही नितिन नवीन का, अब आगे देखा जाएगा और उस पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिलीप मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर सौरभ झा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखते हैं हेडलाइंस।